चलें जरा थोड़ा सा और कर लो, इसमें लॉसेस वगैरह आए थे मेरे ख्याल में। पहले मेरे से जरा थोड़ी सी बातें सुनिए। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है प्लीज। पेज नंबर बताइएगा कौन सा जी? पेज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 4 का स्टार्ट करें। Cost of vehicle purchased on 1st January 120,000. Depreciation on vehicles 3 years straight line. Capital allowances किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड आया था, अगर कभी कैपिटल अलाउंसेस बड़ी यूज होते हैं तो सिंपली टैक्स डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। ठीक है सर। और टैक्स ट्रीटमेंट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो काइंडली क्वेश्चन ही फॉलो करना। इनकम टैक्स रेट इज 30%. प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग एनी डेप्रिसिएशन व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट या लॉस से कौन सा सर? कौन सी डेप्रिसिएशन लेस हुई होगी? तो 1 में 40,000 का अकाउंटिंग लॉस है, तो 2 में फिर 20,000 का अकाउंटिंग लॉस है। टैक्स लॉस कहाँ कैलकुलेट होता है? करंट टैक्स की वर्किंग में सर। और अकाउंटिंग लॉस कहाँ कैलकुलेट होता है? इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है। 2003 में फिर प्रॉफिट है 1 लाख का। रिक्वायरमेंट एक, कैलकुलेट द टैक्सेबल प्रॉफिट्स एंड करंट टैक्स फॉर 2001, 2 and 3. Calculate the deferred tax balances for 2001, 2, 2003. फिर एक्सट्रैक्ट्स भी रिक्वायर्ड है आपसे। सर वर्किंग वन शुरू करो। काइंडली डेटा जरा आसान सा ही महसूस हो रहा है, लेकिन बातें काफी सारी बीच में आती हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट सर, टैक्सेबल प्रॉफिट्स एंड करंट टैक्स। कितने सालों की वर्किंग है? अब ये जो वर्किंग है ये कंपैरेटिव वे में करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अपने जो नीचे एक्सट्रैक्ट्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स वाली रिक्वायरमेंट देखो जरा सी। एक्सट्रैक्ट्स किस तरतीब से बनाना? तो ये भी वर्किंग अगर आप 3 to 1 करना चाहें वो भी हो सकती है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। एक्सट्रैक्ट्स बहरहाल जब बनाते हैं तो वो फिर कंपैरेटिव फॉर्म में। कैसे करें? 1 to कर लो। लिख लें सर, कॉलम बन गया। जी सर, स्टार्टिंग पॉइंट बताइए। प्रॉफिट स्लैश लॉस बिफोर टैक्स। जी सर, फिगर्स। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग लॉस है, सेकेंड ईयर भी लॉस है, थर्ड ईयर भी प्रॉफिट है। कोई भी नई चीज करने की जरूरत नहीं है सवाई इसके कि अगर लॉस है तो ब्रैकेट लग गई। ठीक है जी। देन ढूंढे कोई टेम्परेरी डिफरेंस है।
टेम्परेरी डिफरेंस है सर, डेप्रिसिएशन टेम्परेरी परमानेंट है। हम कितने सालों में, वो कितने सालों में, बस एक ही फर्क है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बता पा रहे हैं ना। क्या करेंगे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, तो 120,000 फिगर है, 3 इयर्स है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक होती जाएगी 40 40 एंड 40। 1 से 1 में परचेज किया तो 40 40 40, ठीक है। इसकी जगह आप क्या करेंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन कितने अरसे में, 2 साल। तो 60 60 और 60 हो जाएगी। कितने अरसे में फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सालों में, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सॉरी 3 सालों में, और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब 120 का एसेट है तो डिवाइड बाय 2 अगर आप करेंगे तो 60 60 2 साल ही हो सकते हैं। तीसरे साल में क्यों नहीं, डेप्रिसिएशन ही खत्म हो रही है, ठीक है। कोई और डिफरेंस, जरा यहाँ एक सेकंड रुक जाए और कुछ नई जरा चीजें जो कल डिस्कस हुई थी उनको जरा फाइनल कर लें जी। नहीं अभी वो कैसे होगा पहले वही तो देखना। अब हमने अगर डिफरेंसेस लिखनी है तो टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्स लॉस कैलकुलेट होगा। तो सिर्फ ईयर 1 जरा सॉल्व करें। अब फिगर्स का जरा ध्यान रखिएगा, कंडीशन पॉजिटिव नेगेटिव जरा सही देखिएगा। व्हाट इज नेगेटिव 60,000, अब टैक्स लॉस आ गया। अब 1 मिनट ईयर वाइज चलेगा, बस 2001 में रहना। अगर टैक्स लॉस है 2001 में तो करंट टैक्स कितना होगा, इसके नीचे जहां आपने 60 लिखा है इसके नीचे 5 लाइनें रखते हैं, नीचे जरा लिखिएगा करंट टैक्स नील, इसमें जरा एक दो बातें और हो जाए। अगर टैक्स लॉस आ जाए तो करंट टैक्स 0 हो गया नेक्स्ट ईयर में। इनिशियली बताएं क्या फिगर आ रही है, 40,000 पॉजिटिव नेगेटिव, व्हाट इज दिस 40,000, टैक्स लॉस हो। लेकिन बिफोर एनी डिसीजन क्या कोई पिछला लॉस भी है, तो टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड किस साल से किस साल में जाएगा, 1 से 2 में। एक्यूमुलेटेड लॉस या टोटल लॉस करना, टोटल टैक्स लॉस 1 लाख हो गया किस साल, क्या 1 वाला लॉस 2 में एडजस्ट हो गया, नहीं एडजस्ट नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड हुआ लेकिन एडजस्ट नहीं हो सका, एक्यूमुलेट हो गया। करना यहाँ तक करो, कुछ एक्स्ट्रा बीच में फिगर्स लिखे। 2001 तक तो टोटल लॉस 60 था, तो वो टोटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ लेकिन एडजस्ट नहीं हो सका, फर्दर लॉस में ऐड हो गया, ठीक है। करंट टैक्स 2002 का नील क्यों, फिर लॉस ही है, टैक्सेबल प्रॉफिट से नहीं है, तो करंट टैक्स किस पे आता है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे आता है। तो 13 गौर से देखिएगा, पहले इनिशियली सॉल्व करें, व्हाट इज 140, इनिशियल टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं। तब क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, 1 लाख कैरी फॉरवर्ड हुआ, क्या सारा एडजस्ट हो गया, अब टोटल टैक्स लॉस 0 है, जो बाकी 40 बचा है वो फिर अब नेट टैक्सेबल प्रॉफिट है।
40 बच गया सर, प्रॉफिट या लॉस? तो क्या अब करंट टैक्स होगा? रेट ढूंढना, तो किसका 30% है? तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 30% इज इक्वल टू 12,000 इज करंट टैक्स। एक एंट्री बोलना, करंट टैक्स डेबिट एंड पेबल क्रेडिट। तो 1 और 2 में करंट टैक्स नहीं है बिकॉज देयर इज नो टैक्सेबल प्रॉफिट। 3 में फिर प्रॉफिट आने से करंट टैक्स बन गया। एनी कंफ्यूजन? जर्नल स्टूडेंट्स क्लियर है? चलिए सर वर्किंग नंबर 2 शुरू करें। ये होगा तो इधर डेफिनेट एक्स की वर्किंग स्टार्ट करें सर। ये सर डेटा देख के बताएं। डेफर्ड टैक्स अब 1 2 3 कह रहा है, किस डेट से शुरू करें? इस डेटा के मुताबिक जो 2001 है वो फर्स्ट ईयर लग रहा है। जरा देखें इस एंगल से, उससे पहले की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा? डेफर्ड टैक्स एज ऑन किस डेट से शुरू करें? 31 दिसंबर कौन सा? अर्लीस्ट ईयर से शुरू करना पड़ेगा। 1 का क्लोजिंग आएगा तो फिर 2 में ओपनिंग बनेगा, फिर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने आपको क्लोजिंग भी चाहिए, फॉर द ईयर भी चाहिए। ओके सर, कैसे करते हैं वर्किंग? कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेस। डेफर्ड टैक्स दो चीजों पे है, टेम्परेरी डिफरेंसेस। टेम्परेरी डिफरेंसेस का पता चलता है बाय कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट्स एंड टैक्स बेस, और फिर अगर अनयूज्ड टैक्स लॉसेस हो तो उस पे भी डेफर्ड टैक्स होता है। तो आके जरा बात सही तरह समझ लें। तो कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस का फिर डिफरेंस पे डिसाइड करेंगे कि टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है। तो एक आसान सी फिलहाल बहस है, देखें जरा कोई है डिफरेंस की वजह। बैलेंस शीट बनाए जहन में सर। व्हीकल 1 साल गुजर गया, कंसिडरेट करना। व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट? व्हाट इज द कॉस्ट? 120। अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन 40,000। व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट? 80,000। टैक्स बेस 60 कैसे? 120 माइनस 60, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। डिफरेंस आने दें, टैक्सेबल डिडक्टेबल। कैरिंग अमाउंट ज्यादा सर। ठीक है जी। और कोई डिफरेंस ना होने की वजह से, गौर से मेरे वर्ड से नहीं है, और कोई डिफरेंस? लॉस डिफरेंस नहीं है, लॉस एक अलग चीज है, अनयूज्ड टैक्स लॉस डिफरेंस नहीं है, वो एक अलग इशू है। कोई और डिफरेंस है वैसे? तब क्या करेंगे? पहले से रेट लगाएंगे 20,000 इंटू 30%, 6,000 क्या बना? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यहां तक बना। एक मिनट लिखने की बजाय पहले देखिएगा गौर से। तो ये किस पे डेफर्ड टैक्स निकालनी है मैंने? डिफरेंसेस पे। अब नेक्स्ट फिर ये ढूंढना होता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। अनयूज्ड टैक्स लॉस एज ऑन 31 दिसंबर। अपनी करंट टैक्स की वर्किंग देखें, इन वर्ड्स को सही बस समझने की जरूरत है। अनयूज्ड टैक्स लॉस एट द एंड ऑफ 30 जून 2001 सर 60,000 सर। क्या ये 60,000 फ्यूचर में टैक्स सेव करेगा? पूरा 60,000 एसेट है, लॉस पे एसेट कैसे बनता है? पहले रेट अप्लाई करें 60,000 इंटू 30%, 18,000 क्या आया?
क्या लॉसेस पे हमेशा एसेट ही बनेगा? उसकी क्या वजह है? लॉसेस ने टैक्स सेविंग करनी है, तो डिफरेंसेस पे 6000 लायबिलिटी है और लॉस पे 18000 एसेट है। फाइनली नेट ऑफ हो गया और 12000 डेफर्ड टैक्स एसेट रह गया। ठीक है, एक डेफर्ड टैक्स एसेट का लेजर बनाना शुरू कर दे साहब। ब्रॉट डाउन एसेट, कैरिड डाउन एसेट, फिलहाल ओपनिंग ना होने की वजह से वही 12000 एसेट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। बाकी अभी एक्सट्रैक्ट्स वगैरह मेरे फाइनली बना लेते हैं बाद में। नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट करें। एज ऑन डेफर्ड टैक्स एज ऑन सर 31 दिसंबर 2002। पहले क्लोजिंग आएगा फिर पता ही आएगा। जी व्हीकल के डिफरेंसेस फाइनल करें। जी कैरिंग अमाउंट सर कैसे 40 120 में से 2 सालों की 40 एक्यूमुलेटेड लेस हुई, कैरिंग अमाउंट 40, टैक्स बेस Y0 60 पूरा हो गया हुआ एज ऑन है प्लीज। तो 40 डिफरेंस वंस अगेन टैक्सेबल क्यों है? टैक्सेबल डिडक्टेबल है सर, मल्टीप्लाइड बाय 30%। 12,000 अभी भी क्या है? डेफर्ड टैक्स एसेट है लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। नेक्स्ट डिसीजन ये जरा खुद से बनाया था। नेक्स्ट लाइन जरा अनयूजुअल What is the amount of unused tax loss as on 31st December 2002? 40 नहीं है, 40 क्या है? वो तो इस साल का है, 60 क्या है? So what is the total amount of unused tax loss? So 1 lakh into 30%, 30,000 is deferred tax asset on tax loss. Final एसेट और लायबिलिटी अगर एक डेट पे बन रहे हैं दोनों, तो फाइनल लास्ट स्टेप दोनों को नेट ऑफ करें और नेट ऑफ करके गौर से देखें क्या बच रहा है। 18,000 फाइनली डेफर्ड टैक्स एसेट रह गए एट द एंड ऑफ दिस ईयर। ये क्लियर है प्लीज?
करें इसका लेजर बना के फाइनल करें, इस साल का लेजर बना। Any brought down for the second year? brought down asset है लेकिन carry down asset 18,000, difference once again अभी भी asset बढ़ रहा है, net 6,000 से asset बढ़ रहा है, double entries है, asset debit, expense credit, last year wind up करें सर। असल में हो क्या रहा है कि हम क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड आउट कर रहे हैं और उन क्लोजिंग बैलेंसेस का फिर ओपनिंग से कंपेयर करके फॉर द ईयर तक पहुंच रहे हैं। तो डेफर्ड टैक्स एज ऑन 31 दिसंबर 2003। जी सर, इस डेट को सीरियस लीजिएगा। व्हीकल की कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस जीरो होने से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो खत्म होगी। अगला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉस। ये जरा चेक कर लें करंट टैक्स की वर्किंग, इस जीरो को सही समझ लीजिएगा। सोचना असल में क्या है, अब इस डेट पे मींस 31 दिसंबर 3 पे खड़े हैं आप, और क्या वर्ड्स है प्लीज एक बार बोलना फाइनल आप। What is the amount of unused tax loss that can be carried forward as on 31st December 2003? जी सर, देखिए सारा एडजस्ट हो गया हुआ, तो जो एडजस्ट हो गया वो यूज्ड हो गया, हमने क्या ढूंढना, अनयूज्ड एसेट बनना, तो डेफिनेटली जीरो है, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी जो था सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इस जीरो का हरगिज मतलब नहीं है कि फॉर द ईयर जीरो है। ये करें बैलेंस रहा, ये करें कंप्लीट रहा। This zero means closing zero. लेकिन what is the brought down of this year? क्या सारा एसेट इस्तेमाल होके खत्म हो गया है? So what is the double entry of this year? Debit expense debit and deferred tax asset credit. तो क्लोजिंग बैलेंस जीरो है, फॉर द ईयर फिगर 18,000, अब एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ। जी डन है सर, रिक्वायरमेंट सी सर, पहले खत्म करने अच्छा सवाल करना। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट सी? दो है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स है 3 to 1, अब इसे कंपैरेटिव फॉर्म में बनेगा। अगर फिगर्स पहले देख के लिखवा दें तो अच्छा।
स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स। आप जरा रिवर्स ऑर्डर में लिखना तो सही फिगर देखिएगा। 40,000 लॉस है, 20,000 भी लॉस है और 100,000 फिर प्रॉफिट। तो सिर्फ क्या करना है, लॉस पे ब्रैकेट लगा लें। डन है सर, करवा दे, पूरा करवा दे जरा। नेक्स्ट हेडिंग टैक्स में ढूंढे, अपनी वर्किंग्स में ढूंढे जरा। करंट टैक्स बताएं 2001 का, आप उसी ऑर्डर से बताएं, मैं लिख लेता हूँ। करंट टैक्स ऑफ 2001 डैश 2 डैश 12,000, डबल एंट्री बोल रहे हैं 12 की, ब्रैकेट लग जाएगी सिर्फ, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। डेफर्ड टैक्स, ध्यान से, जरा ध्यान से। डेफर्ड टैक्स 2001 एक्सपेंसेस ढूंढने हैं आपने। एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, पॉजिटिव फिगर आएगी, अगली हिम्मत करें, एंट्री बोले पूरी। एक्सपेंस क्रेडिट 6,000 एंड फाइनली एक्सपेंस डेबिट है 18,000। 12,000 और 6,000 एक्सपेंस क्रेडिट है, सही लिखा मैंने, और एक्सपेंस डेबिट है 18,000। एक आखिरी चीज सुने जरा, इनका जरा सम करवाएं, सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। 12,000 पॉजिटिव रहेगा, 12 भी, 6,000 भी, और यहाँ 30,000 नेगेटिव हो जाएगा। डन है सर। फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ, प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स। कर लें सॉल्व। 2001 देखें फिगर्स, सही तरह माइंड अप करें सर। 40,000 नेगेटिव है, 12,000 क्या है, क्या लिखूं सर? और सर जी क्या लिखूं सर? 28,000 क्या है, लॉस आफ्टर टैक्स है। दूसरा 14,000 भी लॉस आफ्टर टैक्स है और 70,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। लिखिए, लिख लें प्लीज, समझ आ गया प्लीज, प्लस माइनस जो हो रहा है। अब ये फाइनली जो प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स है, इन्होंने कहाँ जाना है? इन्होंने कहाँ जाना है सर जी, इन्होंने कहाँ जाना है? रिटेन्ड अर्निंग सेम लाएंगे, लॉस है तो लेस हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट है तो रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, बिफोर टैक्स है। आफ्टर टैक्स फिगर फाइनली रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बन जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाकर। क्लियर प्लीज, कोई कंफ्यूजन? Statement of financial position extracts be required only regarding deferred tax. ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक जो हुआ? As on 31st December 3, 2 and 1. The only requirement is to disclose the deferred tax balance. ऐसी रिक्वायरमेंट? जी सर। डेफिनेटली क्या व्हीकल आएगी जी इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? कैरिंग अमाउंट आएगी या टैक्स बेस आएगी? दोनों आएंगी यार। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कंपैरेटिव कॉलम बन जाएगा ना, कैरिंग अमाउंट्स का और टैक्स बेस का। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सिर्फ क्या आना है, कैरिंग अमाउंट्स, बाकी टैक्स बेसिस जो है ये वर्किंग्स का पार्ट है। तो वो तो बड़ा डेफिनेटली नॉन करंट एसेट्स में व्हीकल आना, जरा बात ये वाली नहीं हो सकी जो आज इस रिक्वायरमेंट में आई है कि डेफर्ड टैक्स जो है इसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे आना। तो डेफर्ड टैक्स एसेट या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी और या डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। किसी एक डेट पे दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं,
दोनों हो तो सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले आपस में नेट ऑफ कर लेंगे। तो नेट करके या क्या बचेगा और या क्या बचेगा। तो देन सर ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है या एसेट है, इसे कहाँ अपीयर होना चाहिए, कुछ आप भी जरा वैसे सोचें। असल में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है, वैसे लायबिलिटी है क्या, ये चीज क्या है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? फ्यूचर में क्या करना है, टैक्स देना है, एक्स्ट्रा टैक्स देना, एक्स्ट्रा टैक्स देना। अब फ्यूचर मींस अगला साल है या अगले कई साल हो सकते हैं। अब डेफिनेटली इसका करंट पोर्शन भी शायद बन सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये करंट पोर्शन अलग करना स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं। तो इसमें सिर्फ नेक्स्ट ईयर जरूरी नहीं है, ये कई साल लग सकते हैं। मींस फॉर एग्जांपल अगर कोई एसेट है जिसकी लाइफ फॉर एग्जांपल 10 इयर्स 20 इयर्स है, तो डिफरेंस रिवर्स होना, लेकिन कई साल लग जाएंगे। इसी तरह जो डेफर्ड टैक्स एसेट है वो टैक्स सेविंग है, लेकिन वो सिर्फ अगले साल की नहीं है, वो भी फ्यूचर की कई ईयर्स की हो सकती है। तो इसका करंट और नॉन करंट पोर्शन नहीं बनाते, इसको एज इट इज अगर लायबिलिटी है तो नॉन करंट लायबिलिटीज में, और अगर एसेट है तो नॉन करंट एसेट्स में लिखना। तो हमारा इस केस में क्या है, अपनी वर्किंग देखें पिछली, एसेट बना हुआ है, लायबिलिटी बनी हुई है, तीनों साल में एसेट बना हुआ है, तो नॉन करंट एसेट्स ज़हन में आने चाहिए। एक मिनट लिखवा दें जरा। और नॉन करंट एसेट्स में यकीनन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और दो तीन बोलना जरा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट इफ एनी, ठीक है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, नो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, मशीन। उसी में एक जगह हमारे डेफर्ड टैक्स एसेट की फिगर आ जाती है। तो डेफिनेटली अगर ये बाकी चीजें भी हो तो डेफर्ड टैक्स एसेट सबसे ऊपर नहीं आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सॉर्ट ऑफ एंड में कह लें, या कम से कम मेन दो तीन चीजों के बाद आए। लेकिन यहाँ क्लोजिंग लिखना है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉन करंट एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सर बैलेंसेस लिखवा दें जरा मुझे। 12,000 तो फॉर द ईयर है यार, 6,000 18,000 और डैश है 18,000। क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने 12, 18 और 0 लिखें। डेली बेसिस पे क्वेश्चन कह रहा हूँ, टाइम शायद नहीं मैं निकाल पा रहा, लेकिन आपकी तरफ से कुछ ना कुछ कंप्लीट होना चाहिए। कल कौन सा था, एक 7 जरा होमवर्क रखा और क्वेश्चन नंबर 10 ढूंढना था। 6 में हो सकता है इश्यूज आए हो, लेकिन 7 बिल्कुल सिंपल है आफ्टर ऑल दिस बहस। तो मीनवाइल जरा काइंडली क्वेश्चन नंबर 10 पे जरा आ जाए, ताकि जरा बात और आगे बढ़ जाए। शाकिर फाइनल हो गया वैसे? ये ट्राइंगल लिमिटेड से पेज नंबर कौन सा है? 96। Triangle Limited was incorporated in 2017. The following information has been gathered for preparing the disclosures related to taxation for the year ended 31st December 2018. Profit before tax 18 or 17 दिया हुआ है। Accounting depreciation for the year, tax depreciation for the year. Rent is allowed for tax purposes on payment basis. बस अब ये वक्त आ गया कि सर इन चीजों का फाइनल कर लिया। रेंट अक्रूड किसे कहते हैं? रेंट पेबल। तो 2018 के एंड पे रेंट पेबल कितना था? 1 मिलियन। और 17 के एंड पे क्या ये रेंट पेबल की कैरिंग अमाउंट है? सर जी कैरिंग अमाउंट है यार। इंश्योरेंस इज आल्सो अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस ऑन
पेमेंट बेसिस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या चीज है? हैज ऑन क्लोजिंग दी हमें ये रेंट पेबल भी और प्रीपेड इंश्योरेंस भी क्लोजिंग बैलेंसेस है। अदर इनकम इंक्लूड्स नंबर 1 interest received of 10 million and respectively पिछले साल 7 million. Interest income is exempt from tax. Number 2 dividend received of 6 million and 8 million respectively. Dividend was taxable as a separate block of income. तो है इसका आइडिया? एग्जम्प्ट नहीं है ये, एग्जम्प्ट है, टैक्स देना है लेकिन अलहदा से 15% देना है, और किस साल भी कितना और किस साल भी कितना, दोनों में रेट सेम है। Borrowing cost of 2 million was capitalized in 2018 on an under construction building. Borrowing cost is allowed for tax purposes in the year in which it is incurred. Applicable tax rate for 2018 is 35% and last year 30%. Rate change भी है सर। Prepare the following. पहले जरा requirements सब final हो जानी चाहिए कि आपको इनका पता है कि नहीं। Note on taxation for inclusion in the financial statements for the year ended 31st December 2018 and a reconciliation to explain the relationship between tax expense and accounting profit. And से पहले ये जो second line में and आया, इससे पहले जो first line है उसका क्या meaning है? Note of taxation. पता है यार, ये क्वेश्चन नंबर 9 वगैरह में भी दिया था, कल वाली में भी आया होगा। इसे बॉक्स ऑफ टैक्स है यार, इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं। एक तो है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करके आप आफ्टर टैक्स तक आए, एक शायद कंपाइलेशन वर्ड आया था, तो किसको और किसको इकट्ठा कर देने का नाम नोट ऑफ टैक्सेशन। तो करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर ढूंढ के ने इकट्ठा कर दिया तो नोट ऑफ टैक्सेशन। लेकिन एंड से आगे क्या है, ये फिर नोट्स में जाएंगे और अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स एक्सपेंस को रिकंसाइल करें, ठीक है। Then computation of deferred tax liability or asset in respect of each temporary difference as on 31st December 17 और 18 required है। लेकिन डेफिनेटली जब हम ए रिक्वायरमेंट कर रहे होंगे उसमें शायद डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हुए साथ ही में बी रिक्वायरमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। आए बिस्मिल्लाह पढ़ें। नोट ऑफ टैक्सेशन और रिकंसिलिएशन के लिए मेरे ख्याल एक पेज छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे जरा जो हम वर्किंग करने लगे करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की, उसने स्पेसिफिकली मांगी नहीं है शायद। उसने क्या मांगा है सर? नोट ऑफ टैक्सेशन और रिकंसिलिएशन, तो उसके लिए मेरे ख्याल खुला खुला करना जरा, थोड़ी सी स्पेस चाहिए भी आपको, एक पेज रखना। वर्किंग 1 में आ रहा है, करंट टैक्स कैलकुलेट करवा दो। किसके साल का बताएं, कैसे करना है? पहले नहीं पहले साल तो नहीं कहते हैं, कौन कौन से सालों में करना है? 18, 17, स्टार्टिंग पॉइंट सर। प्रॉफिट्स नहीं है मैंने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर कोई प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है तो क्या हम अज्यूम करेंगे सही है? कितना कितना है सर? 125 एंड 110 रिस्पेक्टिवली। तरतीब से चलते हैं जहां जहां हो सकता है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशंस ढूंढ के ऐड बैक कर दें और नेक्स्ट पॉइंट में से टैक्स डेप्रिसिएशन ढूंढ के लेस करते हैं। ट्वेंटी 18 और उसकी जगह 21 एंड 42। यहां तक इकट्ठे होते रहे।
ये ओके जी प्लीज। जैसे जो अगले 2 पॉइंट्स है ना, ये जरा सही, जरा पहले अकाउंटिंग पॉइंट से समझना पड़ना कि तो इस क्वेश्चन में कोई और मसला नहीं है मेजर। रेंट इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस ऑन पेमेंट बेसिस। accrued rent as on 31st December 18 and 17 given। जरा इसके लिए स्पेस रखें जरा वर्किंग के लिए, करंट टैक्स के लिए एक रेंट पेएबल का जरा इस डेटा से लेजर बनवाया जरा। कंसंट्रेट कीजिएगा यहाँ। रेडी सर? रेंट पेएबल तो है ही नहीं, वो तो कहता पेमेंट बेसिस। वो किसकी बात कर रहा है, हम किसकी बात शुरू हो गए हैं? वो टैक्स की बात कर रहा है और हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। क्या अकाउंटिंग में पेएबल बना हुआ है सर? ये सीडी दी है यार। 17 का सीडी बताएं। 3 मिलियन और 18 का 1। तरीका और से देखना है। 17 फर्स्ट लाइन में है क्वेश्चन की, फर्स्ट ईयर है, इनकॉर्पोरेटेड इन 17। तो किस साल ब्रॉड डाउन नहीं होगा? 17 का ब्रॉड डाउन 0। जो कैरिड डाउन है, नहीं एक मिनट, जो कैरिड डाउन है 17 का, क्या वही ब्रॉड डाउन होगा 18 का? तो पहले तो ये फिगर जरा सोच पे देख के लिखना, ज्यादा इकट्ठे हो रहे, फिर बाकी अगली बात बाद में करता हूं। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप ध्यान में बनाए तो रेंट पेएबल आता है वहां भी? तभी आता है सर। कहाँ आता है? नहीं मतलब किस जगह लाइबिलिटीज में आता है? करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी? नॉर्मली ये करंट लाइबिलिटी। हाँ ये भी हो सकता है कि बहरहाल आपने बहुत सारे अरसे के पैसे ना दिए, लेकिन वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। रेंट पेएबल वर्ड सुन के आपके जहन में करंट लाइबिलिटी आएगी या नॉन करंट लाइबिलिटी? बाय डिफॉल्ट डेफिनेटली, अनलेस इट इज देयर इज इंफॉर्मेशन कि पिछले बहुत सारे सालों का भी रहता है, तो फिर ये बल्कि ये तो शायद मैं सही नहीं कह रहा। करंट लाइबिलिटी मींस क्या होता है? पिछले बहुत सारे साल, अगले सालों का मसला है। करंट लाइबिलिटी में कौन सी अमाउंट आती है? जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होनी होती है। और नॉन करंट में तो अगले सालों की सारी बात है, मैं गलत तरफ जा रहा हूँ। तो करंट लाइबिलिटी में इसे हमेशा हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि नॉर्मली रेंट्स आर पेएबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, अनलेस ऑफ कोर्स देयर इज इंफॉर्मेशन कि कोई लॉन्ग टर्म पेएबल्स है। देन जरा ये लेजर्स अब जिस तरह से है एज इट इज हमारे पास वही इंफॉर्मेशन है, तो इसको जरा बैलेंस अगर करवाया जाए, ये 3 क्लोजिंग कैसे बन गया पहले साल? देखिए क्या ये पॉसिबल है कि इस साल का एक्सपेंस फॉर एग्जांपल 5 हो और 2 पे हो गया, 10 हो 7 पे हो गया, हो तो सकता है, लेकिन शायद इसका नेट इफेक्ट सेम होगा। ये मेरी बात जरा कंसंट्रेशन समझिएगा। मैंने इस वक्त क्या किया, आपके सामने 3 लिख दिए, तो शायद आपके भी जहन में आया होगा। वो सर आया होगा सर, यकीन माने आया हो गया सर, आके चला भी गया होगा, दोबारा आ गया बोर्ड पे। अगर मैंने ये 3 लिखा है तो ये क्या है? इसकी एंट्री बोलने भी ये अकाउंटिंग एक्सपेंस है। टैक्स वाले इसे अलाउ कर देंगे इस साल? उन्होंने कब अलाउ करना है? जब पेमेंट होगी। तो ये तो एक्सपेंस है, अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंस है। इसका क्या करेंगे आप? एड बैक होना है इसका। और इस साल लेस कितना होगा? हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 3 ही एक्सपेंस है और पेड कोई नहीं है, तो 3 एड बैक। लेकिन अगर फर्ज करें 5 एक्सपेंस कंसिडर करूं तो रहे 3 ही गया। ये हमें पता है कि क्लोजिंग 3 ही है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्लोजिंग 3 ही है। फिर कितनी पेमेंट भी हुई होगी? और सर जी कितनी होगी सर? अब क्या कर रहे होंगे? 5 ऐड करके 3 लेस कर रहे होंगे या 2 लेस कर रहे होंगे? 5 ऐड करके 2 लेस कर रहे होंगे। नेट इफेक्ट अभी भी क्या है? 3 ऐड बैक कर रहे हैं। सपोज अगर ये 10 है तो यहाँ 7 होगा, क्लोजिंग 3 हमें पता है,
ओपनिंग का हमें पता है वो नहीं होगा, फर्स्ट ईयर है। अब बताएं क्या करेंगे आप? तो अभी भी नेट इफेक्ट 3 होगा। तो इट मीन इन अदर वर्ड्स हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कितना एक्सपेंस है और कितना पेड है। हमें अगर नेट भी पता चल जाए तो शायद उससे हमारा काम चल जाए, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली हो सकता है एक्सपेंस ज्यादा हो, पे हो गया हो, कुछ पे हो गया हो और बाकी 3 रह गया, ठीक है। तो 3 का फाइनली हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। अब आए नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में 3 क्या है और 1 क्या है, बताइए इसका क्या करूं? आप सही कह रहे हैं, इस वक्त डेफिनेट डिफरेंस अब इधर आ रहा है। तो अगर इधर आ रहा है तो ये पेमेंट है, ये एक्सपेंस है, ये टाइप पेमेंट है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि 3 में से बस 2 पे हुआ है और एक अगले साल में पे होना है, तो शायद आप ये कहना चाहते हैं कि जो पिछले साल 3 था वो उसमें 2 करंट था और एक नॉन करंट था। तो अभी भी नेट इफेक्ट वही होगा, लेकिन मेरी सजेशन यहाँ ये रहेगी कि हम ये अज्यूम करें कि पिछला पे हो गया होगा और एक दोबारा एक्सपेंस हुआ होगा। इसको एम्फोसाइज करने की वजह मेरी ये है कि रेंट पेबल नॉर्मली इज अ करंट लायबिलिटी। क्या बात वही है क्या? अगर आप 2 ये लिखेंगे, आप अगर 2 ये लिखेंगे तो आप वर्किंग में क्या कर रहे हो, करंट टैक्स में क्या कर रहे हो? इस साल का अकाउंटिंग एक्सपेंस फिर कितना है? सर जी कितना है सर? एक्सपेंस तो फिर कुछ नहीं है, पिछला ही पे हुआ है। तो हम ऐड कुछ नहीं कर रहे होंगे, हम 2 लेस कर रहे हैं। वो गलत वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि शायद वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इस तरह करूंगा, फॉर एग्जांपल 3 लिखा तो मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, पिछला पहले इस साल पे हो गया एज अ करंट लायबिलिटी और फिर 1 दोबारा कैसे आ गया, एक और एक्सपेंस हुआ। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं ऐसे करूं 1 में एड बैक करूंगा, 3 लेस करूंगा, नेट इफेक्ट सेम ही रहेगा। बाकी डेफिनेटली हमारी अपनी चॉइस है, हम कैसे करना चाहें, आप हुक्म करें कैसे करें। लेकिन बार ये कंपलसरी नहीं है, इससे कम से कम इस तरह करके फाइनल ये भी जरूर करना कि नेट 2 ही है, नेट पेमेंट इज 2। बाकी आपने जैसे लिखा लिखा। इसके साथ में नहीं सर, ये कोई अजम्पशन नहीं है सर, ये अजम्पशन नहीं है, तो नॉर्मल है। अगर हम वो कर रहे होंगे 2 लिखना, वो शायद एक अजम्पशन है कि हम अज्यूम कर रहे हैं ये नॉन करंट पेबल्स है, वो शायद हम दूसरी तरफ जा रहे हैं जिसकी अजम्पशन को देने की जरूरत है। लेकिन उसकी भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेट इफेक्ट है। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त मैंने किया, ये हमारे लिए नॉर्मल है। क्या पिछला पहले पे हुआ और फिर अगला दोबारा एक्सपेंस खड़ा हो गया, करंट लायबिलिटी होने की वजह से नॉर्मली। लेकिन अगर आप नॉन करंट कंसिडर करते हैं तो वो गलत वाली बात नहीं होगी, हमें इन्फॉर्मेशन दोनों तरह एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आगे चले सर। इसी तरह थोड़ा सा प्रीपेड का भी एक मसला है, प्रीपेड इंश्योरेंस। उस पे अगर वर्किंग लिख लें काइंडली बता दो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली बता दीजिए। अगर नोट कर लिए तो काइंडली बता दो। जी सर, प्रीपेड इंश्योरेंस की भी पहले फिगर्स लिखवा दें। प्रीपेड इंश्योरेंस भी टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। तो प्रीपेड पे आ जाए आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सही कंसंट्रेट करना इसमें। ब्रॉड डाउन बताएं 17 का। वाई? फर्स्ट ईयर बिजनेस है, होता नहीं है नहीं। सीडी बताइए पहले साल का। 4 दूसरे साल का 5, सही देखें 17 और 18, 4 5
4 5 डन है। अब रुके जरा इसे, सोचें जरा इसे। ठीक है, पहला साल फुल कंसंट्रेट कर दो जरा। पहला साल क्या कर, प्रीपेड है सर जी, प्रीपेड है। कितने पैसे दिए? क्या इतने ही दिए थे और इतना ही एसेट है? या ये भी हो सकता है कि दिया ज्यादा हो और कुछ का फायदा मिल गया हो और कुछ रह गया हो? सर जी हो सकता है सर। एज इट इज 4 फिलहाल ठीक है, बैलेंस अगर कम कर लें तो अब ये पेमेंट है, ये एक्सपेंस है? पेमेंट है और कुछ भी एक्सपेंस फिर नहीं। अब जरा करंट टैक्स में लाएं जरा। हमने 4 का क्या किया इस साल? हमने 4 का क्या किया है इस साल? प्रीपेड बना दिया हमने। अकाउंटिंग प्रॉफिट में ढूंढे, हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट में प्लस किया है माइनस किया है? मल्टीप्लाई किया है? नहीं, फिर यही चॉइस रहेगी, ना प्लस ना माइनस, शायड डिवीजन की हो। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ दिस 4? प्रीपेड, डेबिट, कैश क्रेडिट। And what is the double entry of insurance expense in this year? No, 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 no. वो तो हो तो जाएगी लेकिन है तो नहीं। क्या हमने सिर्फ इसका मतलब एसेट ही बनाया? अगर हमने एसेट ही बनाया है और वही क्लोजिंग एसेट भी है, 4 पे किया एडवांस में और लग रहा है ठीक है एडवांस, तो हमने तो फिर एक्सपेंस नहीं बनाया। बनाया नहीं बनाया सर? हमने एक्सपेंस बनाया है या एसेट बनाया है? ये अमाउंट आपको बैलेंस शीट में नजर आ रही है, प्रॉफिट लॉस में नजर आ रही है? तो हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट में इसे प्लस किया है माइनस किया? हमने कुछ नहीं किया। अब दोबारा जरा सवाल पढ़े। टैक्स वाले क्या कुछ करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? तो सर कैश जाएगा तो लेस करेंगे ना यार, कमाल है। वही अकाउंटिंग में गया है। क्या ये 4 टैक्स का एक्सपेंस है? क्या टैक्स में ये 4 एक्सपेंस है? नेक्स्ट ईयर में आएगा। क्या ये 4 ब्रॉड डाउन है? 4 ब्रॉड डाउन है। बैलेंस कमाया ले जाए। देखिए इशू कोई नहीं है, काइंडली गौर से देखें, इशू कोई नहीं है, वो नेट इफेक्ट वही रहना है। कैसे करेंगे बैलेंस से? एक और एडवांस में गया इसका मतलब। इसमें सिर्फ इशू क्या है, इस स्टोरी में इशू क्या है? अगर हम इस तरह करते रहे तो हम कहेंगे ये प्रीपेड इंश्योरेंस पता नहीं कितने अरसे की, और 2 साल हो गए फायदा किसी अमाउंट का नहीं मिला। ऐसे ही है। पिछले साल कितना दिया? 4। अगले साल फिर कितना दिया? 1। तो 2 साल गुजर गए, प्रीपेड होता चला जा रहा है। आखिर ये किस साल की इंश्योरेंस है? पता नहीं अभी कब तक की है, क्योंकि अभी तक एक्सपेंस आउट हमारा फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोई इशू नहीं है उससे। बताया 1 का क्या करेंगे? हमने 1 का क्या किया? हमने 1 का क्या किया सर? हमने एसेट बनाया, हमने अभी भी एक्सपेंस नहीं बनाया। टैक्स वाले क्या ये 1 भी एक्सपेंस अलाउ करेंगे? तो ठीक है। लेकिन अब बैलेंस शीट बनाया जरा ध्यान में। नॉर्मली प्रीपेड इंश्योरेंस सब कहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट में? करंट एसेट्स में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हम अज्यूम करते हैं कि ये जो एसेट है मैक्सिमम नेक्स्ट 12 मंथ्स में खत्म हो जाए। तो शायद अगर इस तरह कर लिया जाए तो नहीं, वो अच्छा बुरा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन शायद करंट एसेट के एंगल से कि पिछला पहले खत्म हुआ और अगला फिर पे होके प्रीपेड बना। लेकिन ऑब्वियसली नेट अभी भी क्या बनेगा ये फाइनल बता दो। नेट क्या बनेगा? 1 कैश बनेगा, पेमेंट बनेगी। अगर फॉर एग्जांपल ये 4 और 5 मैंने ऐसे लिखा फॉर एग्जांपल, तो मैं फिर क्या कर रहा हूँ करंट टैक्स में? नहीं, फिगर बोल दो। मैं करंट टैक्स में फिर क्या करके क्या कर रहा हूँ? क्या हमने एक्सपेंस बनाया 4? तो 4 एड बैक होगा और टैक्स में पेमेंट लेस होगी। क्या ऐड करके क्या लेस कर रहे होंगे आप? 4 ऐड कर रहे होंगे, 5 लेस कर रहे होंगे। इट मींस आप 1 नेट लेस कर रहे होंगे। तो अदरवाइज भी अगर 1 लिखेंगे तो 1 लेस होगा। बना लें जैसे आपका दिल करता।
चलें बाय करंट टैक्स में क्या करवाना करना। और अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ और करूं और आप कुछ और करना चाहें तो वो डेफिनेटली अलाउड है, सोचना अलाउड है, लेकिन कोई ऐसा काम ना कर लीजिएगा जो वैसे डिसाइड नहीं हुआ। जी सर, जो हुक्म करेंगे वो करना चाहता हूँ, लेकिन डेफिनेटली हुक्म आप कब करेंगे, अगर आपने डिसीजन ये ले लिया कि हम आज नहीं करेंगे तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। प्लीज हुक्म फरमाएं सर, पहले रेंट की तरफ आना, जो पहले आवाज आ जाएगी मैं वही करूंगा अगर सही हुई तो। रेंट एक्सपेंस और रेंट पेड 17 में बताएं क्या करें। 17 के एंगल से फाइनल करवाना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट बेहतर है यार, ये जो मेरे सामने हजरात हैं ये इस वक्त सोचने के मोड में नहीं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज अगर 17 में हेल्प कर सकें आप करेंगे, आप अपना करें, ये रेंट भी कर लें, इंश्योरेंस भी कर लें, जो आपका दिल करता है। ये 3 ऐड करवा रहे हैं मुझे, और कुछ भी लेस नहीं करवा रहे ऐसे ही। और 18 करें करें आप लोग करें, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ 18 बटा 18 1 ऐड 3 लेस करवा रहे हैं, इन अदर वर्ड्स 2 लेस करते हैं। ठीक है, अपने नेट इफेक्ट्स मेरे साथ देख लो, अगर आपने किसी और तरीके से किया, मेरा देखिए, मेरा ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस पेड। वैसे जो आपने ये पढ़ा अभी दोनों पॉइंट्स, ये डिफरेंस टेम्परेरी है, परमानेंट तो नहीं है सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, इंश्योरेंस एक्सपेंस और प्रीपेड, इंश्योरेंस एक्सपेंस और पेड। एटीन करवा दे, नहीं आप करें, आप लोग करें 18 1 लेस, ठीक है जी, 1 लेस ठीक है, या 4 ऐड 5 लेस। एनी कंफ्यूजन फाइनली? चलें जी, आप स्पीड अप हो करो, वाइंड अप करो, चलो आगे। अदर इनकम इंक्लूड, चला देंगे। अदर इनकम इंक्लूड इंटरेस्ट रिसीव्ड, करवा दे हिम्मत। इंटरेस्ट इनकम ऐड करूं लेस करूं, कितनी कितनी 7 एंड 10। क्या करंट टैक्स की वर्किंग में परमानेंट डिफरेंस आते हैं? मैंने तो कहा था नहीं आते। क्या करंट टैक्स की वर्किंग में परमानेंट और टेम्परेरी दोनों आते हैं? वो कहाँ बात हुई थी? तो ये वाली बात है, कहीं कंफ्यूज हो जाए बीच में। एग्जाम्प्ट इनकम्स एंड एडमिसिबल एक्सपेंसेस तो आते हैं ना करंट टैक्स में, कहाँ इन पे क्या नहीं है? इन पे डेफर्ड टैक्स नहीं, ये डिविडेंड इनकम सर, डिविडेंड इनकम में एक मिनट इकट्ठे हो गए। क्या डिविडेंड इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स? लेकिन सर इस पे ना अलग रेट लगना है, इसका फिर तरीका ये होता है कि पहले मैं टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल लूंगा और फिर इन टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे 30-35% नॉर्मल रेट लगा लूंगा। होपफुली आपने ऐसे ही सोचा होगा कभी, और फिर अलहदा से उसकी वर्किंग हो जाती है एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो मीन से इस वक्त मैं 100% माइनस क्यों कर रहा हूँ? क्या इस पे टैक्स है नहीं, या इस पे अलहदा टैक्स है? तो पहले इसको 100% माइनस करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स जिस पे नॉर्मल टैक्स रेट्स ऑफ 30 एंड 35% रिस्पेक्टिवली है। बाद में फिर इसे एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम 15% टैक्स इसमें अपने उस करंट टैक्स में प्लस कर लेंगे। तो 100% लेस क्यों किए? एग्जाम की वजह से नहीं, इसका रेट अलग है। ठीक है।
कंफ्यूजन मेरी बात में? इसका रेट अलग है। बोरिंग कॉस्ट कब आएंगे? बोरिंग कॉस्ट आप करवा देंगे, ये प्लीज इजी है, ये बात हो चुकी है। शाकिर आप कह रहे हैं फाइनल हो गया बात। फाइनल मुझे आंसर बताएं, किस साल क्या करना? 17 में क्या करूं? 17 17 17 की इंफॉर्मेशन नहीं है। 18 में हमने क्या डेबिट किया है? एसेट बिल्डिंग, वर्क इन प्रोसेस। टैक्स वाले क्या डेबिट कर रहे हैं? किस साल? जिस साल इंकर हुआ है वो क्या बनाना चाहते हैं? एक्सपेंस। हमने प्रॉफिट में क्या किया होगा? नहीं नहीं, हमने प्रॉफिट में कुछ नहीं किया होगा, हमने प्रॉफिट में कोई कैपिटलाइज नहीं किया होगा। ये हमारे इस प्रॉफिट पे इल्जाम है। प्रॉफिट में कोई कैपिटलाइजेशन नहीं है। कैपिटलाइजेशन तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है, एसेट्स में। क्या करूं? बोरिंग कॉस्ट फाइनल बोल रहे हैं। तो ऐड करूं लेस करूं? वाई लेस? हमने कुछ नहीं किया हुआ, टैक्स वाला एक्सपेंस है, अलाउड एक्सपेंस। एनी कंफ्यूजन? चले भाई डॉक्टर। अच्छा, अब यहां से ऑनवर्ड्स कल की इस बहस के बाद, कल की लॉसेस की बहस के बाद, इनको सीक्वेंस में मतलब अगर 18 अब 17 हम वर्किंग कर रहे हैं, इनको एज इट इज बैलेंस करके टैक्स कैलकुलेट, मसलन फॉर एग्जांपल आप 18 वर्किंग कर लें और जो प्रॉफिट आया उस पर टैक्स रेट लगा दें, तो वो मुनासिब इसलिए नहीं है कि हो सकता है पिछले साल का कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड होना हो। तो अगर आप कंपैरेटिव में लिख भी रहे हैं तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? ईयर वाइज सीक्वेंस में चला जाए। जैसे अभी मैं 1 किया मैंने पहले, फिर 2 किया, 3 किया, ठीक है? तो इनको दोनों को ठीक है, इस वक्त इनिशियल वर्किंग तो आप कर लेंगे, लेकिन रेट लगाने से पहले 2017 फाइनल होना चाहिए। तो करें हिम्मत। करंट टैक्स बताना आप लोगों को, डिविडेंड की बात करता हूँ मैं। है वैसे मेरा ख्याल टैक्सेबल प्रॉफिट ही दोनों से 108 एंड 70। तो अगर टैक्स लॉस नहीं आया तो डेफिनेटली आप रिलैक्स है। टैक्स रेट्स लेकिन डिफरेंट है। 35% है 18 में, ढूंढे 30%, इकहत्तर कंप्लीट करते हैं। टैक्स रेट 18 में है 35% और 30% है 17 में। तो जिस साल जो रेट है करंट टैक्स की वर्किंग में एज इट इज, वही रेट अप्लाई हो जाएगा। तो 17 to 30% बन गया। करंट टैक्सेस 21 एंड 37.8। डन है सर यहाँ तक? नई चीज सुने? नई चीज कौन सी इसमें अब रह गई? डिविडेंड एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो टैक्स ऑन डिविडेंड कैसे करेंगे? 6 into 15 फिगर्स देखें जरा। डिविडेंड की अमाउंट कितनी है? 18 में 6 है शायद। और क्या इसका रेट भी डिफरेंट हो सकता है? अगर डिफरेंट होता तो आप करंट टैक्स की वर्किंग में कुछ नहीं करेंगे, वैसे इट इज ही हो जो जिस साल रेट एप्लीकेबल। तो 15% एंड 15% रिस्पेक्टिवली बन जाएगा 0.9 एंड 1.2। ठीक है फिर तो फाइनली टोटल कर लें करंट टैक्स का। $38.7। 38.7 जी। और लास्ट ईयर 22.2। क्या चीज आई सर ये टोटल? टोटल करंट टैक्स। फर्स्ट पेज पे जाए, फर्स्ट पेज पे जाएं।
नोट ऑफ टैक्सेशन स्टार्ट करें, कंपनी नेम अवेलेबल है, लिखा करें ट्राइंगल लिमिटेड। नोट ऑफ टैक्सेशन, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 18। Comparatives are required. Current tax, $38.7, 22.2। पहले आपने फिगर्स वहां से देख के लिखी हैं, अब यहां से देख के लिखना शुरू हो गए हैं, हद होती है हर चीज की। देन सर आप क्वेश्चन देखें कहां पहुंच गए, क्या रह गया। चलो जी कहानी खत्म हो गई। मोहसिन यार खुदा का नाम ले यार, यहां ब्रैकेट तो नहीं लगेगी, आप अजरीम करें नहीं लगी हुई। मोहसिन हमारी इस वक्त इमीडिएटली मुलाकात बनती है। आप समझे मैं हूं और अपने दोनों हाथ यहां लाएं और जोर से प्रेस करें। मोहसिन को इंसान बनी यार, और कहां लगेगी अगर यहां नहीं लगेगी तो। पिछले 2 हफ्ते से तो लग रही है, अब क्या हुआ, वो जादू सीखना शुरू कर दिया। जी डियर बी रिक्वायरमेंट अब साथ जरूरत है, ठीक है सर आ गए। अब इस कॉन्फिडेंस से ऊपर प्रॉफिट नहीं है, तो नोट कहां बन रहा है, हवा में। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट का बेटा क्लोजिंग आएगा तो फॉर द ईयर आएगा। आई ये अब बी पार्ट है, शायद ये वर्किंग नंबर 2 नहीं है, रिक्वायर्ड बाय एग्जामिनर, तो बी पार्ट ही की बेस पे करना। बी पार्ट से ही शायद फिगर्स हमारी एक ही फाइनल होगी। आ जाए सर। क्या करना चाह रहे हैं सर, अगर आप लोगों ने गैलेक्सी अटेम्प्ट किया तो उस गैलेक्सी में जो आपका प्रॉब्लम आया है वो यहां नजर आने लगा, तो आज जरा हिम्मत करना। डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी किस डेट से स्टार्ट करें, फाइनल करना जरा। अगर फॉर एग्जांपल 17 पहला साल ना होता तो हमें 16 का क्लोजिंग निकालना पड़ना था, वैसे ही जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 में कल निकाला है 17 का फॉर द ईयर निकालने के लिए। लेकिन इस केस में क्यों जरूरत नहीं हमें 16 में जाने की, क्योंकि 17 फर्स्ट ईयर है, तो जो फॉर द ईयर जो एज ऑन होगा वही इसका फॉर द ईयर बन जाएगा। तो 31 दिसंबर 17। अब 17 पहले करूं या 18 पहले करूं, 17। उसकी क्या वजह, अगर 18 कर भी लेंगे तो 18 फाइनल नहीं हो सकेगा, 17 का क्लोजिंग ब्रॉड डाउन बनना। तो बेहतर फिर क्या है कि कहां से शुरू कर लें, अर्लीस्ट ईयर से शुरू कर लें, अर्लीस्ट ईयर पॉसिबल जो रिक्वायर्ड है। ठीक है जी सर, क्या क्या ढूंढना, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंसेस। टैक्स लॉसेस नहीं है तो देयरफॉर सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस पे डेफर्ड टैक्स आना। जी सर आ जाए जरा, टेम्परेरी डिफरेंसेस ढूंढने के लिए सवाल पढ़ो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया सर, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आ गई,
नो सर, नो सर, टैक्स डेप्रिसिएशन आ गई। नो सर, रेंट आ गया, तो रेंट मान लेता हूँ आपकी बात। आए रेंट पे, क्या रेंट पेबल एज अ कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में होगा? कितना? अब 17 की वर्किंग है प्लीज। रेंट पेबल, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट से साथ रहना था। रेंट पेबल इज 3, टैक्स बेस इज 0। क्यों? क्या टैक्स में भी पेबल बन रहा है? क्या पता बन रहा हो, हमें क्या पता? कहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है? पेमेंट बेसिस पे अगर हो रहा है तो टैक्स वाले एंट्री करेंगे क्या? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, क्या रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे? तो टैक्स बेस 0 रख के लेकिन डिफरेंस आ जाना है। टेम्पररी है परमानेंट है? टेम्पररी है परमानेंट है? टेम्पररी है, आने दे। टैक्सेबल डिडक्टेबल, फाइनल फाइनल फाइनल, क्या ये एक्सपेंस फ्यूचर में ला हो जाएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी, लेकिन डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। इस डिफरेंस का नाम डिडक्टेबल, क्योंकि इस पे एसेट बनना है। ठीक है सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा? जी सर, उसके बाद आगे आगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीपेड, अभी 17 की वर्किंग है, प्लीज सही ब्रैकेट्स में देखिएगा फिगर। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारे बैलेंस शीट में कितनी? 4। टैक्स बेस 0 की सही वजह बताएं। टैक्स वाले एंट्री करेंगे ही क्या? एक्सपेंस डेबिट कैश है, वो इंटरेस्टेड नहीं है प्रीपेड वगैरह से, पेमेंट पे एक्सपेंस बनाएंगे। तो व्हाट इज द डबल एंट्री अकॉर्डिंग टू टैक्स? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। क्या हम एसेट बना रहे हैं? वो भी बना रहे हैं, कहानी खत्म हो गई, डिफरेंस आ गया, परमानेंट तो नहीं आ रहा। एक्सप्लेन करें क्यों नहीं? उन्होंने पेमेंट बेसिस एक्सपेंस बना लिया है, हम बेनिफिट बेसिस पे बना लेंगे। आने दे डिफरेंस। टैक्सेबल डिडक्टेबल, टैक्सेबल डिडक्टेबल वजह, चले एसेट है, चले ठीक है, कुछ नहीं और तो ये तो है, एसेट तो है कम से कम। आगे चले सर। यहाँ तक इकट्ठे सर। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो इसका तो रिसीवेबल अकाउंटिंग में भी नहीं आ रहा होगा, और अगर आ रहा होता भी तो एग्जम्प्ट इनकम, परमानेंट डिफरेंस है, वैसे ही बराबर कर लेना था हमने। लेकिन आ ही क्यों नहीं रहा होगा रिसीवेबल? और डिविडेंड भी रिसीव्ड है, ये तो हमारा भी कोई रिसीवेबल नहीं आ रहा होगा। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट की हिम्मत करवा दो। 17 में बोरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? तो बात 17 की हो रही है तो नहीं है, कहाँ कैपिटलाइज हुआ ये? 18 में। टैक्स रेट की कैरिंग अमाउंट बता दें, वापस ऊपर जाए सर, नई चीज सुना जरा। यकीनन पॉइंट नंबर 2 और 3 में जो डेप्रिसिएशन है उनका कोई ताल्लुक नहीं है कैरिंग अमाउंट से, टैक्स बेस से। आइडियली क्या होना चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो और देयरफॉर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस माइनस करके अपनी एसेट की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस निकाल सकें। लेकिन अगर वो ना हो तो फिर हम एक काम और भी कर सकते हैं, कैसे वो जरा सोच समझना मेरे साथ जरा गौर से। Once again we are talking about carrying amount tax base, तो डेप्रिसिएशन की कोई कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस नहीं है, पहले ये भी जहन से निकाल दें। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर मैं वर्ड यूज करूं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ लॉस। तो जिससे एक अलाउंस है, अलाउंस जहन में आता है, जरा आंसर नंबर 1 ढूंढे जरा, गैलेक्सी आंसर नंबर 1, अलाउंस अलाउंस अलाउंस। अलाउंस की कैरिंग अमाउंट से मुराद हमारी क्या है? कि बैलेंस शीट में फिगर आ रही है अलाउंस की, तो अलाउंस इटसेल्फ कोई एसेट लायबिलिटी नहीं है। अलाउंस क्या करेगा,
डेटर की कैरिंग अमाउंट को कम कर देता है। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर एसेट की कॉस्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बेस बना के सोच सकते हैं कि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। ठीक है, तब आए जरा वापस, डेप्रिसिएशन वर्ड मुनासिब नहीं है यहाँ, एक्यूमुलेटेड अब मैं ढूंढूंगा। आए पॉइंट नंबर 2 और 3 जरा गौर से देखो। व्हाट इज द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 2017? 18। अब 17 पहला साल था, तो पहला साल होने की वजह से क्या एक्यूमुलेटेड भी 17 ही होगा, सॉरी 18 ही होगा, सॉरी 18। तो ये वाली बात अभी लिखने की जल्दी ना करें, थोड़ा सा नए तरीके से सोचनी पड़नी है, तो जरा पहले हिम्मत करना। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को एज अ कैरिंग अमाउंट में क्यों लिख रहा हूं? बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट आइटम है। नीचे वाले में टैक्स डेप्रिसिएशन के 17 की बात हो रही है, तो ये एक्यूमुलेटेड भी क्यों है? पहला साल। तो मैंने यहाँ डेप्रिसिएशंस लिखी हैं या एक्यूमुलेटेड लिखा? मैंने एक्यूमुलेटेड लिखा, मैंने एक्यूमुलेटेड। अब इनमें डिफरेंस है, परमानेंट है टेम्परेरी? अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशंस, हमारा भी ओवरऑल एसेट उतना ही डेप्रिशिएट होना है, उन्होंने भी उतना ही करना है, सिर्फ पीरियड्स का फर्क है। एग्जांपल 1, सिनेरियो 1। अब इसको सोचना कैसे है डेफर्ड टैक्स के एंगल से, वो बात मेरी गौर से सुनिएगा। अब डेफिनेटली हम कुछ फिगर्स अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। 18 क्या है, थोड़ी हिम्मत कीजिएगा। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इसने कहां से लेस होना? कॉस्ट में से। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज 42? एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन, इसने भी कॉस्ट से लेस होना। क्या अकाउंटिंग में कम लेस होना और टैक्स में ज्यादा लेस होना? तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग अकाउंटिंग में कम लेस होना, तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग कैरिंग अमाउंट ज्यादा क्यों होगी? अकाउंटिंग में कितना लेस होना है? 18। टैक्स में, तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग कैरिंग अमाउंट 24 से इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 24 कम लेस हो रहा है। इसका रिवर्स सोचना है कंडी, 18 ने क्या करना है? कैरिंग अमाउंट को कम करना है, ऐसे ही सर, या कॉस्ट को कहना चले, कॉस्ट को कम करके कैरिंग अमाउंट बनाना, और 42 ने क्या करना है? कॉस्ट को कम करके टैक्स बेस बनाना। अब इसका एक तरीका फिर ये भी होता है, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह सोचना मुश्किल होता है कि लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन कि कॉस्ट 500 है, लेकिन डेफिनेटली आप कह सकते हैं 500 क्यों 100 है, उसकी बात भी कर लेते हैं, डिफरेंस सेम ही आ जाएगा। लेट्स अज्यूम अगर कॉस्ट 500 है और 18 लेस हो तो कैरिंग अमाउंट रह जाएगी 482, और अगर कॉस्ट 500 है और 42 लेस हो तो कैलकुलेटर अलाउड है सर, डेफिनेटली कैलकुलेटर अलाउड है, जुबानी हो नहीं रहा, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ये मिशन नहीं है। 458 है तो 482 458, 24 का फर्क आएगा और कैरिंग अमाउंट ज्यादा, इसलिए टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। डेफिनेटली आप कह सकते हैं ये फिगर 500 क्यों है, लेट्स अज्यूम 100 है, तो अगर 100 है तो 18 माइनस होगा 82 और 42 माइनस होगा तो 58। अभी भी डिफरेंस, हमें असल में डिफरेंस से गर्ज है, हमें कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का अगर ना भी पता चले लेकिन डिफरेंस पता चल जाए तो हमने डेफर्ड टैक्स आ जाए। तो अभी भी डिफरेंस कितना, 82 माइनस कर ले 82 माइनस 58, तो डिफरेंस में कांस्टेंट ही रहना। और नंबर 2 फिर डिफरेंस कैरिंग अमाउंट के ज्यादा होने की वजह से होना, ये भी तो पता होना चाहिए कि डिफरेंस टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है। तो क्या अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम है, टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा है, क्या उसकी वजह से कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी? क्यों ज्यादा होगी? कम डेप्रिसिएशन है तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी, ज्यादा डेप्रिसिएशन है तो टैक्स बेस कंपैरेटिवली कम होगी। कितना फर्क होगा, कितना फर्क होगा, किसकी वजह से होगा? कैरिंग अमाउंट के ज्यादा होने की वजह से, ये टैक्स बेस के टैक्सेबल है डिडक्टेबल है? इसको कल दोबारा यहीं से शुरू करेंगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को वाइंड अप कर लीजिए। 7 जरूर फाइनल कीजिएगा, वो आसान से ही है।
तो 6 7 अपनी तरफ से, अब मेरे ख्याल 6 में भी ये मसला कुछ वाला हो गया होगा, ये वाला असर मसला आया था। इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।